बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें आपने सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पोलिनोमियल क्या चीज़ है? ये जो एक्सप्रेशन दी है ना, ये पोलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, ये वाली यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला ये एक पोलिनोमियल होती है। ये सारी यहाँ पे लिखी हुई क्या है, एक पोलिनोमियल है। इसको हमने करना है जी फैक्टराइज। अब पोलिनोमियल ये होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पोली प्लस नोमियल। ये पोलिनोमियल जो है दो वर्ड से मिल के बना है। ठीक है, पोली जो होता है इसका मतलब है मैनी, मतलब कि कई, ज़्यादा। ठीक है, नॉमियल का मतलब है टर्म्स। ठीक है, ये वाली जो इसकी टर्म्स है, रकमें बोलते हैं इसको उर्दू में। तो ये यहाँ पे अब इसमें कई टर्म्स होती हैं। ठीक है, पोलिनोमियल मतलब कि कई टर्म्स वाली एक एक्सप्रेशन, ये क्या होता है, पोलिनोमियल होती है। और एक और बात इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि पोलिनोमियल में जो पावर होती है ना वेरिएबल्स की, जो इसमें वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, यहाँ पे एक्स है, वाई है, इनकी जो पावर्स होती हैं वो फ्राम होल नंबर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, होल नंबर से इसकी पावर होनी चाहिए। मतलब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको पहले पता है, 0 1 2 3 और अप टू सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इसकी पावर इंटीजर्स भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इंटीजर्स में माइनस वाली वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। और रैशनल नंबर भी इसका नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स भी नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन में अगर होगी तो 1/2 इस तरह से पावर आ जाती है। और हमारे पास अगर इंटीजर में हो तो +-2 इस तरह, मतलब माइनस में भी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो वो वाला इसमें सीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये लिखा हुआ हो ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि x की पावर 1/2 और प्लस x की पावर -4, तो ये आप पोलिनोमियल है या नहीं? ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ गई है और माइनस में भी, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगी। तो इसी तरह अब फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टराइज जो हमारे हर क्वेश्चन में फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करें। अब फैक्टराइज क्या होता है? फैक्टर्स बच्चों ये देखें, जैसे आपके पास एक टर्म मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3x²। ठीक है, और मल्टीप्लाई हम लिख देते हैं जी 5y²। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 15 और x²y²। ठीक है, अब हमें कोई बोले ना कि इसको क्या करें, आप फैक्टराइज करें, मतलब कि इसके फैक्टर बनाएं, तो वो यही आ जाएंगे। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन जो है ना, फैक्टराइजेशन ये मल्टीप्लाई का ऑपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर बनाने वाला, ये मल्टीप्लिकेशन का एक ऑपोजिट प्रोसेस है। जैसे आप देखें, अब कोई और मैं चले ले लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं जी 20। ठीक है, तो इसके अब फैक्टर्स क्या होंगे, 4 × 5, 4 5 क्या होता है 20। तो ये वाले 2 इसके क्या कहलाते हैं, ये 2 क्या होंगे, इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो इसी 4 और 5 को हम लोग दोबारा मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। मतलब कि फैक्टराइजेशन इज़ द अपोजिट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फैक्टराइजेशन जो है ये मल्टीप्लाई का अपोजिट प्रोसेस है। तो बच्चों अब ये थोड़ा सा मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या पूछ रहे हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो बच्चों ये जो है ना, इसका इंट्रोडक्शन जो है यहाँ से आपको थोड़ा सा ना समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन तो होते ही रहेंगे। थोड़ा बहुत पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस होंगे। अभी आप लोग 9th क्लास में, आपने पहले 8th क्लास में जो है वो इससे रिलेटेड आपके अलजबरा वाले चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन वो अभी भी कुछ हैं, और जैसे थोड़े से जो है ना, वो कुछ इसमें इन्होंने इस तरह के ऐड किए हुए जो थोड़े डिफ़िकल्ट है, मतलब न्यू टाइप के हैं। तो अब ना इसमें आपकी बुक के अंदर जो है 4.1 एक्सरसाइज, इसके पीछे आपको कुछ इसकी एग्जांपल्स और वो टाइप्स वगैरह मिलेंगी, जो इसमें 4 या 5 टाइप्स हैं, तो वो वाली आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि इसमें ना, आप जो क्वेश्चन होगा ना, आपने उसको पहले गौर से देखना है, क्योंकि बच्चों इसमें हर एक के ऊपर यही स्टेटमेंट होती है कि फैक्टराइज करें, फैक्टराइज फैक्टराइज। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन की उसको देखना है, स्टेटमेंट को उसको देख के आपने समझना है कि इसमें कौन सा वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसको गौर से बस देखना है आपने। अब जैसे इसमें अब 3-4 टाइप्स हैं, वो जैसे जैसे जिस क्वेश्चन में टाइप आती जाएगी और मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगी। ठीक है, पहले मैंने सोचा कि मैं इसकी ऐसे वीडियो बनाती हूँ कि जो एक जैसे सवाल है उसको एक वीडियो में, फिर जो अगले एक जैसे सवाल है उसको एक वीडियो में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चे जो है ना वो इस तरह कंफ्यूज ना होंगे। अब उन्होंने पहले 4-5 सवाल देखने होंगे, अगर तो मैं अगर इस तरह बना दूँ कि पहले एक क्वेश्चन इसमें और फिर 13 क्वेश्चन की एक वीडियो या 16 की, तो इस तरह ना आपको कन्फ्यूजन होगी। तो मैंने फिर सोचा कि बस तरतीब के साथ ही मैं बना देती हूँ, मतलब इसमें आप मिक्स बीच में टाइप्स आएंगी, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। तो अब ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा कम हैं, 1-2 ही होंगे ऐसे। इसमें देखिए बच्चों,
एक आपने बात याद रखनी है कि फैक्टराइज जब भी आपने देखा ना, तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने पूरी पूरी एक्सप्रेशन से आपने देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। सबसे पहला स्टेप आपने कॉमन वाला देखना है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, ठीक है, स्टेप 1 में। ये आपने याद रखना है बात। बच्चे अक्सर ये वाली चीज़ भूल जाते हैं और उनका क्वेश्चन आगे से गलत होता है फिर। अब ये जो है आपके पास एक पोलिनोमियल दी हुई है, इसमें अब क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन का मतलब ये होता है, आपने ऐसे 8 क्लास में भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है, अलजेब्रा वाले चैप्टर में। लेकिन अगर आपको फिर भी अभी तक नहीं पता कि कॉमन क्या होता है, तो कॉमन वो चीज़ होती है कि जो अगर कांस्टेंट नंबर हो ना, जो 2, 6 और यहाँ पे 2 है, तो हम ये देखते हैं कि कॉमन वो चीज़ हम ले सकते हैं कि जिसके टेबल में अंदर वाली सारी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, ठीक है, जिसके टेबल में, ठीक है। और अब और ये जो एक्स और वाई की पावर्स दी होती हैं, इसमें से कॉमन कैसे लेते हैं? सबसे छोटी वाली पावर जो होती है ना, वो कॉमन आ जाती है, ठीक है। अब ये देखें, टू हम कॉमन इसमें ले सकते हैं, यानी 2 के टेबल में ये 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में ये 2 भी आता है, तो लिहाजा एक तो 2 कॉमन आ गया। और अब x देखते हैं, x यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है, मतलब यहाँ पे x 2 दफ़ा है, यहाँ पे x कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा, यहाँ पे 1 दफ़ा। तो सबसे छोटी वाली पावर हमने कॉमन लेनी होती है। सबसे छोटी पावर x की कौन सी है? ये x की पावर 1। तो ये हमने 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। अब y देखते हैं, यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? y की पावर 3 है, y क्यूब है यहाँ पे भी। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की छोटी पावर कितनी है? 2, तो y की 2 कॉमन हम ले लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, कॉमन लेने के बाद अंदर इसके पास क्या रह गया? 2 का टेबल 2 कितनी सा 2 होता है? 2 1 सा 2, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी लें तो गलत नहीं होता। और x देखें, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में 2 x थे और एक x हमने बाहर लिख लिया, उसमें से कितना अंदर रह गया? 1। और y देखें, y ऊपर कितने थे? 3 थे, जिसमें से हमने 2 बाहर लिख लिए, कितना y रह गया? 1। वो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब हमने 2 कॉमन लिया हुआ है और यहाँ पे 6 है, 2 कितनी बार 6 होता है? 2 3 बार 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और x की पावर 2 है, तो 1 हमने बाहर कॉमन लिया, यहाँ पे कितनी रह जाएगी? 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पे y2 है, y2 ही हमने कॉमन ले लिया था, तो अब हम यहाँ पे कोई नहीं लिख सकते। और 2 है, यहाँ पे 2 हमने बाय कॉमन ले लिया था, तो हमारे पास अब 2 1 सा 2 होता है, वही जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा था, इधर भी 1 लिख लें या ना लिखें उसका कोई इशू नहीं होता। और x यहाँ पे 1 पावर थी, 1 ही कॉमन चली गई और यहाँ पे अब हमारे पास x की कोई पावर नहीं रह गई, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे x नहीं लिख सकते। अब y देखते हैं, y की पावर 3 है, जिसमें से हमने 2 को बाहर लिख लिया और पीछे y की पावर कितनी रह गई है? 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये 1 और 1 भी यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे, और अगर पावर बच्चों अगर कोफिशिएंट भी 1 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और पावर भी अगर 1 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसको बगैर इसके लिख लेते हैं, पावर 1 नहीं लिखते। x और ये वाला 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स वाई और -3x और प्लस y। तो इसके अंदर हमारा यही आंसर आ रहा है, एक्स वाई -3x और प्लस y, और 2x और y स्क्वायर जो है इसमें से हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा है आंसर, ठीक है। अब ये देखें, अब देखने को तो बस ये एक क्या है, ये क्वेश्चन जो है एक ही स्टेप में सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो अब लेकिन इसके अंदर जो पीछे टेक्निक यूज़ हो रही है वो आपने समझनी है। ये जो कॉमन लेने वाली चीज़ है, ये बच्चों को नहीं समझ आती, वो कहते हैं कि ये क्या, ये बाई कैसे आ गया और यहाँ पे 6 और 3 कैसे रह गया। तो इस चीज़ को आपने गौर से समझना है। हालांकि ये तो एक सवाल है और ऐसा सवाल पेपर में भी नामुमकिन है कि इतना ईजी क्वेश्चन पेपर में आए, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को समझना है क्योंकि अभी शुरुआत है इस चैप्टर की, ठीक है। अभी तो इस चैप्टर में बहुत मुश्किल भी चीज़ें आएंगी, तो आपने इसकी शुरू से जो है ना इसको सही ध्यान से समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है। इसमें क्या है हमारे पास? 3nx, ठीक है बच्चों, क्या है? 3nx, ठीक है। उसके बाद -3 और -3ny। अब इसमें देखिए कितनी टर्म्स थी? 3 टर्म्स थी, 3 1 2 3 ऊपर वाले क्वेश्चन में, और इसमें कितनी टर्म्स हैं? 4 है, 4। अब देखते हैं कि इन चारों की चारों टर्म्स में से सबसे पहले कुछ ऐसा है कि जो चारों टर्म्स के अंदर कॉमन हो, मतलब कुछ कोई ऐसी वैल्यू है कि जो चारों टर्म्स में कॉमन आ रही हो। तो जी हाँ है। कौन सी वो वैल्यू है? 3 जो है ये सारी टर्म्स में कॉमन आ रहा है। आप यहाँ पे अभी आपकी शुरुआत है तो आप ये छोटे छोटे स्टेप भी कर लें। टेकिंग 3 कॉमन, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? टेकिंग 3 कॉमन। तो इसके बाद हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे अंदर। अब 3 1 3 3 1 3 3 1 3। तो अब 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट अगर 1 हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। कोफिशिएंट इस चीज़ को बोलते हैं, ये जो इस साइड पे होता है, इनके लेफ्ट साइड पे, जो वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे चीज़ होती है वो क्या होता है? इनका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे ये 6 कोफिशिएंट है, 2 कोफिशिएंट है, 2 कोफिशिएंट है, तो यहाँ से nx रह जाएगा और -x और -ny और प्लस y, ठीक है। ये 3 को हमने कॉमन ले लिया है। अब देखते हैं कि 3 को कॉमन लेने के बाद, अब क्योंकि ये 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन है, इसमें अक्सर मोस्टली यही वाली टेक्निक यूज़ होती है। 4 टर्म्स वाला जब क्वेश्चन हो तो जब हम ये देखते हैं कि दो में से हम इकट्ठा कॉमन ले लेते हैं। इन दो के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है?
ये 3 सब के साथ है। इन दो के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन चीज़ है, x। यहाँ पे x ले लेंगे। अब यहाँ पे n और x था, x बाय कॉमन चला गया, अंदर क्या रह गया, n और माइनस यहाँ पे x कॉमन चला गया, तो x ही था वो कॉमन ले लिया, उसकी जगह पे फिर क्या रह गया पीछे, 1। जब कोई ना चीज़ हो तो उसकी जगह पे 1 लिखते हैं। अब बच्चों इसी तरह अब जब ये चीज़ हम करते हैं ना, आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम 4 टर्म्स हों और दो में से हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट के अंदर ना बच्चों सेम चीज़ आनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। अगर आपका ये सेम ना हुआ आपका आंसर गलत होगा। तो यहाँ पे आप इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है ना, y। अभी हम मैं साइन यहाँ पे नहीं लिख रही, मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे आप अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, n, ये y कॉमन चला गया और इधर से y कॉमन चला गया, तो इसकी जगह पे क्या रह गया, 1। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि इधर यहाँ पे ये प्लस है तो हम बस इधर प्लस ही लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पे हमने प्लस नहीं लगाना। अगर हमने यहाँ पे प्लस लगाया तो वो इस ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम नहीं बनेगी। इधर क्या है, n-1, तो हम यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, -1। अब हम देखते हैं कि इस हिसाब से हम बाहर कौन सा साइन लगाएं और उसको उस साइन को और इस साइन को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाए। मतलब अब इधर जो मैंने n-1 लिखा है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -y। क्यों अब यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, क्योंकि देखिए ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -ny बन जाएगा और ऊपर क्या था, -ny। ठीक है, ये देखें इस माइनस को अगर अंदर आप मल्टीप्लाई करवा दें तो -ny, ये भी बन गया। और फिर इस माइनस को इस आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस प्लस, y वंस आर y, तो ये चीज़ ऊपर वाली बन रही है ना। तो कॉमन यही चीज़ होती है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो हम कॉमन चीज़ लेते हैं ना, कॉमन, अगर उसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ऊपर वाली चीज़ ही वापस बननी चाहिए, वही पुरानी चीज़। अब ये देखिए सेटिस्फाई हो रहा है ना, माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, -ny बन जाएगा ये वाला, और फिर माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा और y वंस आर y। तो ये चीज़ हमारे पास सेटिस्फाई भी कर रही है। तो इसका मकसद यही होता है अगर ब्रैकेट वाली चीज़ सेम हो जाए। अब ये दोनों ब्रैकेट वाली चीज़ सेम है, इसको हम एक ही दफ़ा लिख देंगे n-1, और जो बाहर था ब्रैकेट के यहाँ पे x है और यहाँ पे -y है, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे x -y। तो ये अब हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये जो 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन था इसको आपने इस तरह से करना है। वैसे आगे भी 4 टर्म्स वाले सवाल आएंगे, लेकिन उसमें मतलब कोई ना कोई फार्मूला लगता होगा या इस तरह से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बच्चों आपको इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आ रही है क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे क्या है, 18x की पावर 4 और 108x² और प्लस 162y की पावर 4। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, आपने 8 क्लास में मिड टर्म ब्रेक भी पढ़ी होगी। ठीक है, जब 3 टर्म्स आती है ना, 3 टर्म्स, तो उसमें एक ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि शायद इसमें मिड टर्म ब्रेक हो रही हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है, सबसे पहले इसमें 18 है, इसमें 108 है और इसमें क्या है 162। जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया तो उसमें से 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अब आप देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ से कॉमन बड़े से बड़ी चीज़ लेनी होती है, बड़ी से बड़ी। अब आप ये सोचेंगे कि 2 एक ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 18 भी आता है, ये भी इवन है, 8 इसके लास्ट में ये भी 2 के टेबल में आ रहा है और ये भी 2 के टेबल में आ रहा है। तो आप ये सोचेंगे कि चलिए हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। नहीं, बड़ी से बड़ा टेबल जो कॉमन लेना होता है। ठीक है, 2 के टेबल में अगर ये आ रहे हैं तो कोई ना कोई और भी ऐसा टेबल होगा कि जिसमें ये आते होंगे, तो आपने सबसे बड़ी जो चीज़ होती है उसको कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, अब आप देखते हैं, आप पहले कैलकुलेटर पे इसको चेक कर लें। जो 18 है, चेक इसको इस तरह से करते हैं कि अब 18 के टेबल में आपने देखना है 108 आता है या नहीं। तो आप 108 को क्या कर लेंगे, 108 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, अगर वो पूरा पॉइंट में आंसर ना आया तो इसका मतलब है ये इसके टेबल में जाता होगा। अब आपने ये चेक करना है कि 18 के टेबल में आता है या नहीं। तो 162 का आप किसे डिवाइड कर लेंगे, 18 के साथ। तो बच्चों ये इसके टेबल में आता है, आप अपने कैलकुलेटर को पकड़ें और इसको डिवाइड करके चेक कर लें। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, टेकिंग 18 कॉमन। 18 को हमने क्या ले लिया है, कॉमन। अब आप देखें 18 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, यहाँ से हम इसको ऐसे कॉमन लेंगे, ये बिग ब्रैकेट चूज़ करेंगे और देखिए x और y यहाँ से कॉमन नहीं आता अभी, क्योंकि ये इस चैप्टर का स्टार्ट है। मैं आपको इसलिए एक छोटी छोटी बात भी डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो बेचारे, उनका अगर माइंड लेवल थोड़ा सा वीक है तो उनको फिर ये समझ नहीं आती, उनके पास ऊपर से बातें गुजर जाती हैं कि अब ये क्या हो गया इसमें। अब जिन बच्चों ने 8 क्लास में अच्छे से मैथ का जो 6 चैप्टर है वो किया था, उनको अब ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा। तो ये क्योंकि अभी चैप्टर का स्टार्ट है इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बात भी इसकी डिटेल से बता रही हूँ। अब यहाँ से देखें, x और y वाले में से कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे देखें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तीनों टर्म्स में हो। यहाँ पे x की पावर 4 है और इधर तो x है ही नहीं, यहाँ पे y की पावर 4 है, इसमें y तो है ही नहीं, इसलिए और 18 के अलावा इसमें से कॉमन कोई चीज़ नहीं आ रही। तो अब हमने यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा, 18 1 सा 18, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब 108 को आपने
18 से डिवाइड करवाना है, आपके पास क्या आ जाएगा, अभी कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है यहाँ पे पड़ा हुआ, नहीं तो मैं आपको डिवाइड करके बता देती। इसका आंसर क्या आएगा 6x स्क्वायर और y स्क्वायर और प्लस 162 को जब आप 18 के साथ डिवाइड करवाएंगे क्योंकि वही कॉमन लिया हुआ है तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 y की पावर 4। अब ये चीज़ जो अंदर हमारे पास रह गई है, अब हमने इसको क्या करना है, इसको अब फिर इस चीज़ को आप अपने गौर से देखना है जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। 18 का कोई ताल्लुक नहीं, वो आंसर तक कैसे ही आता जाएगा। जो ब्रैकेट के बीच में बच्चों चीज़ है, आपने इसको गौर से समझना है, इसको देखना है आपने कि अब इसमें हम क्या करें, या तो मिड टर्म ब्रेक करें। मिड टर्म ब्रेक क्या होती थी, उसमें आप कोई से 2 नंबर लेते थे, उनको मल्टीप्लाई करवाते थे, ये लास्ट वाली वैल्यू आती थी और उन्हीं को आप क्या करवाते थे, प्लस या फिर माइनस करवाते थे, तो ये वाली दरमियान वाली वैल्यू आप लोग ले आते थे। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक अगर आप लोग करें तो 3 3 आर 9, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 9 भी आ जाता है, और 3 और 3 को प्लस करें तो 6 भी आ जाता है। इसके बच्चों मिड टर्म ब्रेक भी हो रही है, ठीक है, और इसमें फार्मूला भी क्लोज हो रहा है। इसमें बच्चों मिड टर्म ब्रेक भी हो रही है और इसमें फार्मूला भी क्लोज हो रहा है। तो फार्मूला क्लोज वाला ज़रा थोड़ा मॉडर्न तरीका है, तो मैं आपको फार्मूला क्लोज वाला बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक तो आगे भी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस एक्सरसाइज में करनी है। तो जो फार्मूले वाला तरीका है ना, ये भी आपको आना चाहिए, फार्मूला क्लोज कैसे होता है। तो इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन में मिड टर्म ब्रेक नहीं करवा रही, बल्कि क्या करवा रही हूँ, फार्मूला वाला। तो ये कैसे होता है, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि जिसमें मिड टर्म ब्रेक हो रही हो उसमें फार्मूला भी क्लोज हो रहा हो, ये कभी कभी ऐसा होता है। यहाँ पे तो ऐसा हो गया। अब क्या है जी, यहाँ पे अब देखें मिड टर्म ब्रेक में, अब जिन बच्चों ने 8 क्लास में नहीं की उनको बता रही हो, और जिन्होंने की हुई है उनको तो पता ही होगा। हमने कोई से 2 नंबर ऐसे लेने होते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवा के ये 9 आना चाहिए, और उन्हीं नंबरों को हम प्लस या माइनस करवाएं तो 6 आना चाहिए। अब इधर तो पूरी इक्वेशन में प्लस ही है, तो माइनस का यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है। तो आप देखें कि 3 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं 3 से तो 9 आ जाता है, और 3 प्लस 3 करें तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, जो कि यहाँ पे 6 भी आ रहा है, और जब मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 9 भी आ रहा है। तो ये होता है मिड टर्म ब्रेक में। लेकिन यहाँ पे मैं फार्मूला क्लोज करवा रही हूँ, तो उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, फार्मूला क्लोज करना हो तो ये बच्चों आपने फार्मूले पहले पढ़े हुए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला तो आप पढ़ के 6 क्लास में ये फार्मूला स्टार्ट होता है बच्चों, और अब आप लोग 9th क्लास में पहुंच चुके हैं। ये फार्मूला जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मतलब कि ये इस फॉर्म में हमने बनाना है, और उसको क्लोज करके मतलब उसको बंद करके हमने ऐसे लिख देना है, इस तरह, ठीक है। होल स्क्वायर वाली फॉर्म में हमने लिख देना है, ऐसे लिखा हुआ होगा और हमने उसको ऐसे करके लिख देना है। तो ये 18 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 2 ये फार्मूले वाला लिख लेंगे, 2 फार्मूले वाला, इसके बाद a होता है और इसके बाद क्या होता है b, और आखिर में क्या होता है। अब ये देखें ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और y की पावर स्क्वायर बनाने के लिए y का स्क्वायर और बाहर इसका क्या लिख देंगे स्क्वायर, ये 2 2 4 भी बन जाता है, और 3 का ये स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब 2 के साथ a और b होता है, यहाँ से हमें पता चल गया हमारी a टर्म कौन सी है, जो इस ब्रैकेट के अंदर अंदर है ना, वो a टर्म होती है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और b टर्म यहाँ पे क्या होगा, बी टर्म यहाँ से पता है। आखिर में देखें बी का स्क्वायर होता है ना, और ये सारी जो ब्रैकेट के बीच में ये क्या है, बी है, 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर। ये पूरी अब क्या है हमारे पास, ये देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a जो है हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर है, और b जो है हमारे पास 3y स्क्वायर है। यहाँ पे ये 18 वाली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये देखें बच्चों, ये इस फॉर्म में अब लिखा हुआ है, देखें इस फॉर्म में ये फार्मूला लिखा हुआ है, हमने इसको क्लोज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है 18। अब इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a होता है और b होता है, और आस पास उसके स्क्वायर लगा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देंगे। तो a हमारी क्या है, x स्क्वायर हमारी a है, बीच में साइन वो लिखते हैं जो 2 वाली टर्म के साथ होता है, 2 वाली टर्म के साथ क्या है, प्लस प्लस लिखेंगे। b क्या है, ये जो इस ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है, b, तो 3y का स्क्वायर ये हमारे पास क्या है, b है, उसको क्लोज करके हमने ऐसे लिख देना है, और बाहर इसके क्या लिख देना है, ये स्क्वायर। तो ये बच्चों इसका हो गया है फार्मूला क्लोज, और यही इसका होगा आंसर। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको फिर बता रही हूँ कि हैं ये छोटे छोटे, लेकिन ये टेक्निकल है, आपने इसमें सही समझना है। अलजबरा में ऐसा ही होता है, ठीक है, ज़्यादा लेंथी तो होते नहीं है, लेकिन समझने वाली चीज़ होती है उसमें, ठीक है। अब बच्चे यहाँ से ये सवाल करते हैं मुझसे कि ये आपने ये ऐसे कैसे लिख दिया, और ये 2 और ये वाली टर्म बीच में से किधर गायब हो गई है। तो ये मैं आपको घंटे से बता रही हूँ कि इसमें हम लोग फार्मूला क्लोज करते हैं, और जब ये और ये चीज़ बराबर है ना, तो ये चीज़ लिखी हुई होती है और हम उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, इस फॉर्म में, क्लोज वाली फॉर्म में, ये वाली, ठीक है बच्चों। तो अब हम करते हैं, अभी हमने 3 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो ये क्योंकि स्टार्ट था इसलिए मैंने आपको चीज़ें डिटेल में बताई हैं। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें
यहाँ पे भी वही चीज़ है बच्चों। अब उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये इतनी बड़ी ये दे दी है जी। आप यहाँ पे ये देखना है कि जो k+2 है ना, ये पूरी की पूरी आपकी a टर्म है, ठीक है। और ये क्योंकि इसके ऊपर स्केयर भी है। और जो 16 है ना, 16 किसका स्केयर होता है? 16 4 का स्केयर होता है ना, तो 4 आपकी क्या होगी? b टर्म होगी, ठीक है। अब हम इसको दूसरी तरह करके लिख लेते हैं, आपको बताती हूँ। यहाँ से देखिए कॉमन तो कोई चीज़ नहीं ना आ रही, तो इसलिए अब हम इसमें से कॉमन वाला स्टेप नहीं करेंगे। देखें k+2 ये पूरी a स्केयर है। k+2 आप समझे कि a है, a का स्केयर। और यहाँ पे अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 2 फार्मूले वाला, ठीक है। यहाँ पे अब मैं माइनस वाला फार्मूला भी आपको लिखवा देती हूँ। a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab और प्लस b स्केयर, ठीक है। अब इस फॉर्म में हम इसको लिखने लगे हैं। जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी फिर आंसर में हम उसको इस तरह करके लिख देंगे। अब 2 फार्मूले वाला, उसके साथ क्या होता है? a होता है, और 2 के साथ फिर क्या होता है? b होता है, और आखिर में b वाली टर्म का क्या होता है? स्केयर। तो बच्चों यहाँ पे अब देखें, अब हमें बी टर्म का कहाँ से पता चलेगा? ये जो 16 है ये किसका स्केयर होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे स्केयर वाली फॉर्म में लिखना होता है। तो मैं यहाँ 16 डायरेक्ट तो नहीं लिख सकती, 16 का स्केयर तो बहुत बड़ा बन जाता है। यहाँ पे इसको स्केयर वाली फॉर्म में लिखना होता है, इसलिए हम ये देखते हैं कि ये किसका स्केयर बन रहा है। तो 16 किसका स्केयर है? 4 का, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब हमें ए टर्म का पता चल गया, k+2 हमारी ए है, और जो बी टर्म है वो हमारी क्या है? 4। तो 2 के साथ ए और बी होता है ना, तो यहाँ पे ए लिख देंगे k+2, और आगे क्या होता है देखिए 2ab, आगे क्या होता है? b, और b हमारी क्या है? ये 4। अब ये ओपन वाली फॉर्म में लिखी हुई, अब इसी को हमने क्लोज करके इस फॉर्म में लिख देना, हमारा आंसर आ जाएगा। और इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं? a लिखेंगे और फिर माइनस b का होल स्केयर। हमारी a क्या है? k+2, ये हमारी क्या है? a टर्म है। और बीच में माइनस लिखेंगे क्योंकि 2 के साथ क्या है? माइनस, माइनस b हमारी क्या है? यहाँ से देखें, ये जो आखिर में जिसका स्केयर जिसके ऊपर होता है ये वाली b टर्म होती है। तो b टर्म हमारे पास यहाँ क्या है? 4, a माइनस बी का होल स्केयर। अब यहाँ से क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स है, मतलब लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी, तो इसमें से हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ बड़ी रकम का साइन आता है, बड़ी के साथ क्या है? माइनस, तो k-2 का होल स्केयर, ये हमारे पास इसका आ गया है जी आंसर, ठीक है बच्चों। इसमें ये सिर्फ k+2 को दे के आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो अब हम इसका कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसमें हमारे पास क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है? 9x² + 4 और -169 और -12x। अब देखिए इसमें भी तो 4 टर्म्स ही हैं। पीछे जो मैंने आपको सवाल करवाया था क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप लोग देखें पिछले पेज पे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 टर्म्स ही थी, लेकिन वहाँ से हमने 3 को क्या ले लिया था? कॉमन ले लिया था। और इधर से आप कुछ ऐसी चीज़ है जो कॉमन आ रही है। कॉमन मतलब कि कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 9 भी आए, 4 भी, 169 भी और 12 भी? बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है कि जिसमें ये तीनों आए। तो लिहाजा हम वो वाली चीज़ भी हमारी ख़त्म हो गई है कि कॉमन लेने वाली। अच्छा जी, अब 4 टर्म्स हों और कॉमन भी ना आ रहा हो। अब देखें दो में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, दो में से। अब मैं आपको इसलिए बच्चों ये बता रही हूँ कि बच्चे कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा इसमें ये वाला मेथड अप्लाई करना है। आपको ऐसे ही पता चलेगा। आप सारे तरीकों के बारे में सोच लें पहले अपने माइंड में कि क्या मैं वो कर सकता हूँ। अब देखें दो में से अगर 4 टर्म्स हों, फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दो में से कॉमन देखते हैं। इन दो में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। इन दो में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। इन दो में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। वो भी हम तरीका यहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब फिर हमारे पास तीसरी चीज़ क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आपने 8 क्लास में किए हुए हैं। 6.7 थी या शायद 5 थी, 6.5। तो अब यहाँ पे ये होता है कि हमने 3 टर्म्स को अलहदा करना होता है और एक जो चौथी टर्म होती है उसको हम लोग अलहदा लिखते हैं। अब ये आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सी टर्म को अलहदा लिखना है और किसको कौन सी 3 टर्म्स को जोड़ के लिखना है? ऐसे पता चलेगा कि आपने बच्चों जो माइनस में होगी ना, और किसी ना किसी का स्केयर भी होगी और उसके साथ माइनस भी हो, उसको आपने अलहदा कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रीअरेंजिंग। तो देखिए मैंने क्या बोला है, जिसका माइनस भी हो और वो किसी ना किसी का स्केयर भी हो, उसको हमने अलहदा करना है। और वो कौन सी है? इनके अंदर ये वाली है। इस बेचारी को हम इनसे जुदा कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 9x² और ये वाला -12x और ये +4, और इसको हम जुदा करके थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, जिसके साथ माइनस भी हो और वो किसी ना किसी का स्केयर भी हो। 169 किसका स्केयर होता है? 13 का होता है, और इसके साथ माइनस भी है और ये स्केयर भी है। माशाल्लाह से इसको हमने अलहदा करके लिख दिया। अब ये जो तीनों है ना,
ये वाली तीनों टर्म्स। बच्चों ये आप लोगों के ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन बन गया। ऊपर वाले जो हमने क्वेश्चन किए हैं 2, उनमें 3 टर्म्स होती थी और हम उसके ऊपर फार्मूला क्लोज कर देते थे। इसके ऊपर भी इन तीनों टर्म्स के ऊपर आप क्या करना है, फार्मूला क्लोज करना है और इसका भी साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 9 देखिए किसका स्क्वायर होता है, 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 फार्मूले वाला, इसके साथ a होता है और इसके साथ b होता है, और आखिर में b वाली चीज़ का क्या होता है, स्क्वायर। और ये -169। अब ये देखिए 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है ना, 13 और y पे भी स्क्वायर है तो हम ब्रैकेट के बाहर ऐसे स्क्वायर लिख लेते हैं। 13 का स्क्वायर भी 169 बन जाएगा और y का स्क्वायर ये बाहर है। अब बच्चों ये मैंने क्या किया, खाली यहाँ पे देखें 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इधर 2 आ जाएगा। अब जब हमें ये देखें a का स्क्वायर भी है और यहाँ पे b का स्क्वायर भी है और 2 के साथ हम आराम से 2 के साथ क्या होता है a b, तो हमें यहाँ से a भी पता चल गया और b भी पता चल गया। a क्या है, ये शुरू वाली 3x, और b क्या है, सिर्फ 2। अब बच्चों अगर आपने पता लगाना हो ना कि हमने ये ठीक किया या नहीं, अब इन तीनों को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा के देखो, इन तीनों को 2 3 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12 और साथ में x भी आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12x। इनको मल्टीप्लाई करवा के ये चीज़ आ रही है ना, ये वाली, और माइनस मतलब ये चीज़, इसका मतलब है कि हमने ये ठीक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। अब इसको क्लोज करके लिख देना है, a है और ये क्या है, b, और जो 2 के साथ साइन होता है ये दरमियान में आता है, a माइनस बी, a 3x है और b क्या है 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथ में ये वाला -13y का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद हमने यहाँ पे पता है कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे प्यारा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी और इनटू a माइनस बी। ये आप फार्मूला कब यूज़ करते हैं, जब 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो। देखें ये एक टर्म है, एक टर्म ये है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, आपको नज़र आ रहा है, ये इस पे भी ये समझो कि ये पूरी a है, a स्क्वायर, और माइनस ये वाली पूरी क्या है, b स्क्वायर। तो इनके ऊपर स्क्वायर भी है और बीच में क्या है, माइनस। जब भी आपको ऐसी चीज़ दिखाई दे कहीं पे भी तो आपने ये वाला फार्मूला जल्दी से वहाँ पे अप्लाई कर देना है। और अप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे एक दफ़ा उसको प्लस में लिखते हैं और एक ब्रैकेट में उसको माइनस में लिखते हैं, और जब ये कर रहे होते हैं फिर उनके स्क्वायर ऊपर नहीं आते। ये है हमारी पूरी a, 3x माइनस 2 a हो गई, और a प्लस बी, ये हमारी 13y क्या है, b है, ये आ गया जी प्लस b, a प्लस बी, और इस ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी, तो a हमारी क्या है 3x माइनस 2 और फिर माइनस b माइनस, तो b हमारी क्या है 13y, a प्लस बी, a माइनस b। ठीक है बच्चों, तो ये वाला आ गया है जी हमारा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको आएंगे क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।